हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। हम लोग पिछले क्लासेस में देख चुके हैं कि बीएड सेकेंड ईयर का सिलेबस क्या है, उसमें किस पैटर्न के क्वेश्चंस आते हैं, कितने मार्क्स के होते हैं, कितने कोर्सेज हैं और कौन से कोर्स कितने मार्क्स के हैं। हम लोग ये भी देख चुके हैं। कौन से कोर्सेज कितने टाइमिंग के एग्ज़ाम्स होते हैं वो भी हम देख चुके हैं। हमारा सिलेबस उसमें क्या है, किस तरह के क्वेश्चंस हैं, किस तरह का क्वेश्चन पैटर्न है, किस तरह कितना टाइमिंग होता है, कितना मार्किंग होता है, ये सब हम लोग सेकेंड ईयर बीएड सेकेंड ईयर के लिए देख चुके हैं। लेकिन बीएड सेकेंड ईयर के तो तब होगा ना जब हमारा बीएड का एंट्रेंस क्लियर होगा। इसलिए आज हम बीएड सबसे पहले बीएड एंट्रेंस का पेपर देखेंगे, उसका सिलेबस देखेंगे, ये जानेंगे कि उसका एग्ज़ाम होता कैसे है। ठीक है, उसमें कितने सब्जेक्ट आते हैं, कितने सब्जेक्ट से क्वेश्चंस आते हैं, कितने हमें करने होते हैं, कितने मार्क्स के होते हैं, ये सब पहले हम जान लेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि तो हम पहले सिलेबस देखेंगे। ठीक है, तो सिलेबस देखने के बाद तो हमारा बीएड क्लियर हो जाएगा, क्योंकि हम अच्छे से पढ़ाई करेंगे। हमें सिलेबस पता है कि उसमें कितने पैटर्न होंगे, कितने क्वेश्चंस होंगे, कितने मार्किंग के होंगे, कितने मार्क्स मैं लाऊंगा या लाऊंगी तो हमको किस कॉलेज में एडमिशन होगा, किस यूनिवर्सिटी में, कौन सी यूनिवर्सिटी में मिलेगा और उसका एग्ज़ाम कैसा होता है। तो ये सब हम देख लेंगे, जान लेंगे, पढ़ लेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि बीएड फर्स्ट ईयर का सिलेबस क्या है, उसमें कितने कोर्स होते हैं, कौन कौन से बुक्स होते हैं या बुक्स नहीं होते हैं, किस एडिशन का बुक हमें पढ़ना है। पहले हम बीएड एंट्रेंस का टेस्ट देखेंगे, क्वेश्चंस, उसका सिलेबस। उसके बाद हम बीएड फर्स्ट ईयर का देखेंगे। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं। देखिए, बीएड का एंट्रेंस, बीएड का मतलब पहले क्या होता है ये हम जान लेते हैं। बीएड, BED, ये आप देख रहे हैं, देखिए BED, बी फॉर बैचलर होता है और ED फॉर एजुकेशन। ठीक है, तो बीएड का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ एजुकेशन, मतलब शिक्षा में स्नातक का डिग्री। ठीक है, बैचलर ऑफ एजुकेशन। अब ये सवाल है कि यहाँ CET क्यों लिखा है। ठीक है, तो CET इसलिए होता है क्योंकि C का होता है कॉमन, E का होता है एंट्रेंस और T का होता है टेस्ट। कॉमन एंट्रेंस टेस्ट ऑफ बीएड। ठीक है, ये टेस्ट आपको निकालने के बाद आपको इधर मगध यूनिवर्सिटी के अंदर जितने भी कॉलेज आते हैं या जितने भी कॉलेज हैं वो सब में आपका एडमिशन हो सकता है, इवन मगध यूनिवर्सिटी में भी। ठीक है, मगध यूनिवर्सिटी का एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है उसमें भी आपका एडमिशन हो सकता है अगर इस टेस्ट में आपके मार्क्स अच्छे आए तो। ठीक है, तो अभी हम देख चुके हैं कि बीएड का मतलब क्या होता है, बीएड का टेस्ट कैसा होता है, मतलब बीएड का टेस्ट किस नाम से आता है। ठीक है, अब हम इसका सिलेबस देखते हैं। इसका सिलेबस है हमारा, इसमें 4 सब्जेक्ट। ठीक है, सबसे पहला जनरल कॉम्प्रिहेंशन, सबसे पहले जनरल इंग्लिश एंड कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, दूसरा है जनरल हिंदी, फिर तीसरा है लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग, फिर फोर्थ है जनरल अवेयरनेस एंड फिफ्थ है टीचिंग लर्निंग इन्वायरमेंट इन अ स्कूल। जनरल इंग्लिश मतलब सामान्य इंग्लिश, जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट में हर यूनिवर्सिटी के लिए पूछा जाता है। नाउन, प्रोनाउन, फिल इन द ब्लैंक्स, एंटोनिम्स, साइनोनिम्स, ये सब वगैरह रहेंगे। हिंदी में तो आपको और इजी है, संधि, समास, वर्ग, व्यंजन, ये सब रहेंगे। लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग, रीजनिंग में भी आपको पता ही है किस टाइप के रीजनिंग आते हैं, कोडिंग, डिकोडिंग, टेस्ट सीरीज, नंबर सीरीज, अल्फाबेट सीरीज, यही सब आते हैं। फिर जनरल अवेयरनेस है, फिर टीचिंग एंड इन्वायरमेंट इन स्कूल्स है। तो अब हम ये देख लेते हैं कि 5 सब्जेक्ट, मतलब हमें 5 सब्जेक्ट पर इतना अच्छे से पढ़ना है, पढ़ाई करना है, इतने अच्छे से पढ़ना है कि हमारा एग्जाम क्लियर हो जाए। सिलेबस बहुत इजी है फ्रेंड्स। देखिए, जनरल इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, अब हम मार्किंग देख लेते हैं कि कौन से सब्जेक्ट कितने मार्क्स के होते हैं। ठीक है, जनरल इंग्लिश जो है उसमें 15 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे।
15 क्वेश्चन जनरल इंग्लिश से रहेंगे, ठीक है। ये और हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स के रहेंगे, इसलिए 15 क्वेश्चन मीन्स 15 मार्क्स, ठीक है। फिर दूसरा है हमारा जनरल हिंदी। जनरल हिंदी में भी क्वेश्चन 15 रहेंगे, ठीक है, और मार्किंग भी उसका 15 रहेगा। लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग है, वो भी 25 क्वेश्चन उसमें रहेंगे 25, और मार्क्स भी उसके 25, क्योंकि सारे क्वेश्चन 1-1 मार्क्स के होते हैं, ठीक है। फिर है जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस जो है, जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, क्योंकि इसमें साइंस भी आ जाता है, हिस्ट्री भी आ जाता है, पॉलिटी भी आ जाता है, ज्योग्राफी भी, मतलब टोटल सब्जेक्ट हो जाते हैं जनरल अवेयरनेस में। तो उसमें 40 क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। थोड़ा बहुत उसमें करंट अफेयर्स भी मिक्सड हो जाते हैं। 40 क्वेश्चंस ये रहेंगे और 40 मार्क्स के रहेंगे। टीचिंग लर्निंग इन्वायरमेंट इन अ स्कूल, इसको हम लोग टीचिंग एप्टीट्यूड भी कहते हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड मतलब आपको पढ़ाने की क्या क्षमता है, आप किस तरह से पढ़ाते हैं, आपको बच्चों के बारे में क्या नॉलेज है, ये इस बारे में इसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये आपको 25 मार्क्स के होते हैं, ठीक है। तो 25 मार्क्स के 25 क्वेश्चंस और 25 मार्क्स के होते हैं। तो ये सिलेबस और ये मार्किंग देखकर हमें ये पता चल रहा है कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस से पूछे जाते हैं, उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट टीचिंग एप्टीट्यूड है, फिर रीजनिंग है, क्योंकि एक जनरल अवेयरनेस 40 मार्क्स के हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड 25 मार्क्स के हैं, एंड लॉजिकल एनालिटिक रीजनिंग वो भी 25 मार्क्स के हैं, ठीक है। तो इस सबसे ज़्यादा आपको पकड़ बनानी है जनरल अवेयरनेस पे, और उसके बाद टीचिंग एप्टीट्यूड और लॉजिकल रीजनिंग पे। हिंदी इंग्लिश पर भी ध्यान देना होगा, क्योंकि 15 मार्क्स के वो भी हैं। अब देखते हैं कि हमारे इस सिलेबस में मतलब हिंदी में कौन कौन से टॉपिक आते हैं, इंग्लिश में कौन कौन से टॉपिक आते हैं, ठीक है। तो इंग्लिश में हम सबसे पहले देखते हैं। इंग्लिश में यहाँ आता है फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स किसी भी टाइप का हो सकता है, आर्टिकल बेस्ड भी हो सकता है, वर्ब बेस्ड भी हो सकता है, टेंस बेस्ड भी होता है, ठीक है। जैसे आपको दे देगा कि राम ईट्स, राम मतलब प्रेजेंट टेंस का दे दिया है, ठीक है, और उसमें राम दे दिया है और मैंगो दे दिया है, आपको बीच में ईट होगा या इट्स होगा वो सेट करना है। ज़्यादा हार्ड क्वेश्चंस इसमें आते नहीं है, सिर्फ सिलेबस देखने में आपको लगेगा कि बहुत है, पर क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं। दूसरा है एंटोनिम्स और साइनोनिम्स। जैसा कि आप लोग हिंदी में पढ़े होंगे, विलोम शब्द यानी विपरीतार्थक शब्द जिसका उल्टा लिखना होता है, और साइनोनिम्स मतलब होता है पर्यायवाची शब्द, जैसे एक ही वर्ड के 2 मीनिंग्स होते हैं ना, उस तरह से। जैसे हवा का ले लीजिए, तो हवा को हम पवन भी बोलते हैं और वायु भी बोलते हैं, तो उसको इंग्लिश में बोलेंगे क्या, हवा तो वाइंड होता है इंग्लिश में, विंड WIND, लेकिन उसको और क्या बोल सकते हैं, वो इसमें सेम वाला मीनिंग लिखना होता है, ठीक है। फिर आइडियम एंड फ्रेजेस, हिंदी में आप लोग मुहावरा पढ़े होंगे, ठीक है। मुहावरा, आइडियम एंड फ्रेजेस मुहावरा होता है। स्पेलिंग एरर, आपको बहुत एक ऊपर में दे दिया जाएगा स्पेलिंग, और उसके नीचे 4 ऑप्शन गलत रहेंगे, 3 ऑप्शन गलत रहेंगे, 1 सही रहेंगे, उसमें से आपको सही वाले को चुन के टिक आउट करना होता है, ठीक है। मतलब टिक आउट नहीं, वो OMR शीट भरने होते हैं, ठीक है। और फिर इसमें ये भी हो सकता है स्पेलिंग एरर में कि आपको गलत क्वेश्चन ऊपर में दे दे, गलत स्पेलिंग, और सही ढूंढना हो, और ये भी हो सकता है कि सही दे दे और आपको गलत ढूंढना हो। तो स्पेलिंग एरर हर तरह से पूछे जाते हैं। 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशंस होते हैं, जैसे हिंदी में एक शब्दों का अनेक शब्द, वैसे ही इंग्लिश में उसको 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन कहते हैं, ठीक है। जैसे पूछ देगा इंग्लिश 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन में कि जो लड़के अनमैरिड होते हैं, द बॉयज हु इज अनमैरिड दैट इज कॉल्ड, ठीक है। जैसे कि जो अनमैरिड है उसको क्या बोलेंगे, तो बैचलर बोलेंगे, ठीक है। फिर हिंदी में हम आते हैं, ये 1 2 3 4 5 टॉपिक है। इंग्लिश में आपका 5 टॉपिक है, जिसमें से 15 मार्क्स के आएंगे क्वेश्चंस, ठीक है। हम देखते हैं सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी का सिलेबस क्या है, सामान्य हिंदी में कौन कौन से टॉपिक आते हैं, तो ज़्यादातर तो हमने इंग्लिश में देख लिया है, जैसे फिर संधि समास।
संधि और समास, संधि विच्छेद करना और समास पहचानना। इसमें संधि में से ज्यादा आपको जैसे इस टाइप का होता है ना, विद्या प्लस आलय, विद्यालय, समास, राम का बाण, रामबाण, इस तरह से पूछा जाएगा आपको समास में और संधि में। ठीक है। उपसर्ग और प्रत्यय, उपसर्ग और प्रत्यय क्या है? उपसर्ग है जो किसी भी शब्द के फर्स्ट में लगाया जाता है और प्रत्यय किसी भी शब्द के लास्ट में लगाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे उपसर्ग हो गया आपका, उपसर्ग आपका हो गया प्र एक उपसर्ग, प्र शब्द जो है, प्रवर्ड, वो एक उपसर्ग है। तो प्र के यूज से कोई वर्ड बना देते हैं, जैसे प्रतिज्ञा, प्रज्ञा, प्रतिष्ठा, इस तरह के वर्ड्स होंगे जो उपसर्ग होंगे। और प्रत्यय प्रत्यय लास्ट में लगाया जाता है। ठीक है। रस, छंद और अलंकार, इसमें एक दोहा टाइप दिया हुआ रहता है, उसको सही करके लिखना होता है। एक दोहा जैसे रहीम का दोहा होता है, कबीर का दोहा होता है, उसमें कुछ एरर्स रहते हैं, उसको आपको सही ढंग से लिखने होते हैं। ठीक है। मुहावरे और लोकोक्तियां, कहावतें। मुहावरा तो आइडियम फ्रेजेस आपको पता है, जैसे नाक का बाल होना, इसका होता है अर्थ बहुत प्यारा होना। फिर लोकोक्तियां और कहावतें सेम, मतलब दोनों सेम होते हैं। इंग्लिश में इसको प्रोवर्ब बोलते हैं और हिंदी में कहावतें। तो कहावतें जैसे नाचना जाने आंगन टेढ़ा, अधजल गगरी छलकत जाए, इस टाइप के क्वेश्चंस होंगे जो आपको पूछे जाएंगे। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जैसे इंग्लिश में हम देखें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, उसी तरह से है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जो बहुत बड़ा, मतलब बहुत बड़ा एक सेंटेंस दिया हुआ रहता है, उसको हिंदी में शॉर्ट करके बताना है। जैसे कि अब देखिए, जैसे जिसका कोई नाथ ना हो, जिसका कोई नाथ ना हो तो उसका हो जाएगा अनाथ। ठीक है। उस टाइप के आपको लिखने होते हैं। गद्यांश आपको पैसेज दे दिए जाएंगे, उसमें से क्वेश्चन चूज करके, जो होता है पैसेज इंग्लिश में उसी तरह का दिया हुआ रहेगा, आपको उसमें से जो क्वेश्चन चूज करके लिखने होते हैं, आंसर्स लिखने होते हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति करें, रिक्त स्थान आपको खाली जगह दे देगा, खाली जगह होंगे क्वेश्चन में, और उसको आपको किस टाइप के क्वेश्चन हैं उसके अकॉर्डिंग भरने होते हैं। ठीक है। ये सिलेबस देखने के बाद हम क्वेश्चंस भी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है। रिक्त व्याकरण, व्याकरण में आपको तो आ जाता है सारा चीज, ये सारा जो ऊपर दिया हुआ है वो व्याकरण में ही है। संधि व्याकरण है, समास व्याकरण है, वर्ण व्याकरण है, शब्द व्याकरण है। तो ये आपको सारे चीज व्याकरण में, मतलब टोटल मिक्सअप करके पूछ सकता है। ठीक है। पर्यायवाची और विपरीतार्थक शब्द, पर्यायवाची शब्द जैसे कि मैंने बताया कुछ देर पहले ही कि हवा, हवा का पर्यायवाची क्या होगा? वायु, पवन, फिर जड़, जड़ का चेतन, इस टाइप का। जड़ का चेतन विपरीतार्थक शब्द हो गया, जड़ का पर्यायवाची नहीं हुआ, जड़ का चेतन विपरीतार्थक यानी एंटोनिम्स हो गया। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको इसमें पर्यायवाची और विपरीतार्थक शब्द में करने हैं। ठीक है। फिर हमारा है लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग। लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग क्या है? तो इसमें सैलोलिज्म हो जाएगा, फिर आपका स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट्स है, स्टेटमेंट एंड अजम्पशंस है, स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन है, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन्स है, डेराइविंग कंक्लूजन्स, असर्शन एंड रीजन, पंच लाइन्स, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, काउज इफेक्ट, एनालिटिकल रीजनिंग। अभी हम सिलेबस देख लेते हैं और सिलेबस के बाद सारे क्वेश्चंस हम एक एक करके पिछले ईयर्स में जो 4-5 साल में पूछे गए हैं, जितने क्वेश्चंस मेरे पास हैं मैं सब आपको कराऊंगी और सारे बन जाएंगे, कि बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है। जनरल अवेयरनेस में आ गया आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, क्वेश्चन रिलेटेड ऑफ सोशल इश्यूज, मतलब सामाजिक जो रिलेशन होता है समाज से, वो जनरल साइंस, साइंस में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सारे पूछ सकता है क्या कि पूछता है। 5 ईयर प्लान, करेंट अफेयर्स, 5 साल पहले क्या हुआ था, 5 साल क्या बाद क्या होगा, मतलब 5 साल पहले क्या हुआ था, 5 साल बाद क्या हो गया, क्या होगा,
5 ईयर प्लानिंग जो न्यूज में दिखाते हैं ना, वो सब पूछेंगे। करंट अफेयर्स जो आजकल मतलब 1 साल के अंदर जो परिवर्तन होते हैं, जो डिफरेंसेस होते हैं हमारे कंट्री में, कितना आय आया, कितना व्यय आया, कितना खर्च हुआ, इकोनॉमिकली क्या चल रहा है, ये सब पूछता है करंट अफेयर्स में। कौन सा राष्ट्रपति, कौन सा प्रधानमंत्री, कौन सा कब क्या, ये सब जो होता है करंट अफेयर्स में वो पूछता है। ठीक है। अदर मिसएलिनियस क्वेश्चंस, मिक्सअप करके जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना, रीजनिंग टाइप, उस रीजनिंग में भी मिसएलिनियस क्वेश्चंस होते हैं, मिक्सअप रहते हैं। ठीक है। उस टाइप के क्वेश्चंस वो बाकी क्या होता है वो डिटेल में हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। ठीक है। फिर देखते हैं टीचिंग लर्निंग एंड इन्वायरमेंट इन अ स्कूल। टीचिंग लर्निंग क्या है, मतलब टीचिंग एप्टीट्यूड क्या है, हमारे स्कूल में टीचिंग का और पढ़ाने का और सीखने का कैसा माहौल है, कैसा वातावरण है, ये सब हम देखेंगे। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, मैनेजमेंट ऑफ फिजिकल रिसोर्सेज इन अ स्कूल, नीड्स एंड अफेक्ट, मतलब स्कूल में किस किस फिजिकल चीज़ों की ज़रूरत होती है, वो सारे उसके बारे में, उसकी ज़रूरतों के बारे में पढ़ेंगे, उसके इफेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। स्टूडेंट्स रिलेटेड इश्यूज, मतलब स्टूडेंट से रिलेटेड इशू क्या होता है स्कूल में, वो हम देखेंगे। टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप, टीचर और स्टूडेंट के बीच रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए। मोटिवेशन, टीचर स्टूडेंट को मोटिवेट कैसे करता है। डिसिप्लिन, स्कूल में डिसिप्लिन कैसी होनी चाहिए। लीडरशिप, जो क्लास में मॉनिटर होते हैं वो किस टाइप के होने चाहिए, ताकि पूरे टीचर के एब्सेंस में पूरी क्लास को मेंटेन कर सके, उसको देखेंगे। फिर टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस, टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस क्या है, टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस क्या है, ये वो हम देखेंगे। इसमें सबसे पहले आता है, ये हमारा टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस एक टॉपिक है, उसके एक टॉपिक है, हेडलाइन है, जिसके अंदर इतने सारे टॉपिक्स हैं, जैसे कि आइडियल टीचर, टीचर हमारा आदर्श होना चाहिए। कोई एक ऐसा होता है किसी के स्टूडेंट के लाइफ में कि वो अपने टीचर की तरह मतलब कोई एक ऐसा टीचर उसके माइंड में सेटअप कर जाता है कि वो अपने टीचर के तरह बन सके। ठीक है। हर एक स्टूडेंट का कोई ना कोई टीचर उसका आइडियल होता है, जो उसके तरह वो बनना चाहता है, तो वो आइडियल टीचर होना चाहिए, ताकि सारे स्टूडेंट उसी के जैसा बनना चाहे। अफेक्टिव टीचिंग होना चाहिए, वो ऐसा पढ़ाए कि बच्चों को एकदम समझ में आ जाए, उसके क्लास में बच्चे सोए नहीं। जैसे हम लोग को होता था स्कूल में, हम लोग जाते थे तो पढ़ते पढ़ते कभी कभी लगता था नींद आ जाता था, कुछ बोरिंग क्लास हो जाती थी। तो उस तरह का बोरियत नहीं होना चाहिए क्लास में, क्लास एकदम अच्छा रहे ताकि पढ़ने में स्टूडेंट्स को मजा आए। क्लासरूम कम्युनिकेशन, क्लासरूम में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कैसे होना चाहिए, टीचर स्टूडेंट, स्टूडेंट स्टूडेंट, गर्ल्स बॉयज, बॉयज गर्ल्स, इस सब के बीच में इंटरेक्शन कैसा होना चाहिए, ताकि वो एक दूसरे को कम्युनिकेट कर सके, जैसे क्वेश्चन एक दूसरे से फ्रैंकली पूछ सके। ठीक है। डिबेट कर सके, उस टाइप का क्वेश्चन, उस टाइप का कम्युनिकेशन स्कूल में होना चाहिए। करिकुलर एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, स्कूल में करिकुलर मतलब सिलेबस वाला तो चलना चाहिए, लेकिन कुछ एक्सटर्नल भी होना चाहिए, जैसे कि डिबेट होता है ना, दो स्टूडेंट्स को एक टॉपिक पे दो स्टूडेंट्स को दे दिया गया, एक टॉपिक दो स्टूडेंट्स को दिया गया और दोनों को अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखने होते हैं। ठीक है। वो एक दूसरे से लगता है कि बहस कर रहे हैं, झगड़ा का हो जाएगा, लेकिन असल में वो डिबेट होता है, मतलब कहा सुनी, मतलब हिंदी में बोलते हैं जैसे सीरियल्स फिल्म्स में डायलॉग होते हैं, फिल्म्स में डायलॉग होता है, डायलॉग राइटर, उसी तरह का डिबेट कंपटीशन होता है स्कूल में। स्पोर्ट्स होता है, जैसे वॉलीबॉल हो गया, किसी स्कूल में देखते हैं वॉलीबॉल प्लेयर सिलेक्ट हुआ, क्रिकेट सिलेक्ट हुआ, क्रिकेटर सिलेक्ट हुआ, बैडमिंटन प्लेयर है, इस तरह का स्पोर्ट्स, बैडमिंटन, टेनिस, ये टेबल टेनिस, पूरा बड़ा वाला टेनिस नहीं, पर टेबल टेनिस तो हो सकता है, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, कैरम, लूडो, ये सारे स्कूल में होने चाहिए। कल्चरल एक्टिविटीज, जैसे कि टीचर्स डे हो गया, चिल्ड्रंस डे हो गया, और क्या, टीचर डे, चिल्ड्रंस डे, सरस्वती पूजा, ये सब वगैरह वगैरह ETC वो हमारे स्कूल में होते रहने चाहिए। ठीक है। मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज इन अ स्कूल, ह्यूमन रिसोर्सेज का मैनेजमेंट स्कूल में किस तरह से करना होता है, मतलब स्कूल को मेंटेन करने के लिए, स्कूल को मैनेज करने के लिए क्या क्या चाहिए, वो मतलब किस तरह के लोग चाहिए, ताकि एक स्कूल को, ठीक है, एक स्कूल को मेंटेन करने के लिए
किस टाइप के ह्यूमंस, मतलब ह्यूमंस तो चाहिए ही, लेकिन ह्यूमंस कैसे, किस रोल में चाहिए, किस रोल में ह्यूमंस चाहिए एक स्कूल को मैनेजमेंट करने के लिए, चाहे वो लेडीज हो या जेंट्स हो। ये नहीं कि सिर्फ लेडीज या सिर्फ जेंट्स, दोनों हैं, ह्यूमंस में दोनों आते हैं, बोथ मेल्स एंड फीमेल्स। तो एक स्कूल को चलाने के लिए, एक स्कूल को मैनेज करने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो देखिए, बाय द वे, ईंट जमीन पत्थर से तो स्कूल बन के रेडी भी हो गया, ठीक है, और वहाँ पढ़ाने के लिए कोई नहीं है और पढ़ने के लिए कोई नहीं है, तो स्कूल का क्या फ़ायदा। तो इसलिए हमें सबसे पहले टीचर चाहिए, और टीचर बहुत सारा है, लेकिन उसको कौन से क्लास में कब जाना है, कौन सा कैसे करना है, उसको समझाने के लिए, गाइड करने के लिए एक प्रिंसिपल जरूरी होता है, ठीक है। तो हमें प्रिंसिपल चाहिए, टीचर्स चाहिए। प्रिंसिपल सबको मैनेज करेगा कि तुम्हारा क्या काम है, तुम्हारा क्या काम है, तुम कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाओगे, तुम्हारा कितना क्वालिफिकेशन है, तुम किस टाइप के पढ़ाते हो तो मेरे स्कूल में सेलेक्ट हो सकती है, इसके लिए प्रिंसिपल चाहिए। और स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए टीचर चाहिए, और टीचर से पढ़ने के लिए स्टूडेंट्स चाहिए। लेकिन स्कूल को साफ करने के लिए, स्कूल के गार्डन्स, फ्लोर्स, नल्स, सारे जो डोमेस्टिक चीजें होते हैं उन सबको करने के लिए नॉन टीचिंग स्टाफ चाहिए, जिसको हम लोग आमतौर पे पियून बोलते हैं। वो उस टाइप के हमें नॉन टीचिंग स्टाफ चाहिए, ठीक है। फिर फिजिकल इन्वायरमेंट, स्कूल के बाहरी इन्वायरमेंट कैसा होना चाहिए, एलिमेंट्स ऑफ पॉजिटिव लर्निंग इन्वायरमेंट। वहाँ सिर्फ पॉजिटिव चीजें होनी चाहिए, निगेटिव चीजें नहीं होनी चाहिए। पॉजिटिव चीजें जैसे कि वहाँ सिर्फ पढ़ाई का माहौल हो, डिसिप्लिन सिखाया जाए, एक दूसरे का रिस्पेक्ट करना सिखाया जाए। ये था हमारा बीएड एंट्रेंस का सिलेबस। अब हम इसके अगले क्लास में देखेंगे कि इस सिलेबस से रिलेटेड क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं, ठीक है। ये सारे सिलेबस हमारे हो गए, जनरल इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, सामान्य हिंदी, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट इन स्कूल्स। अब हम इसके आगे देखेंगे कि इस जो मार्किंग थे, और इतने हमारे 5 टॉपिक्स हैं, 5 सब्जेक्ट्स हैं, इसके अंदर से क्वेश्चंस किस टाइप के, कौन से कॉलेज के लिए पूछा जाता है, या कौन से यूनिवर्सिटी के लिए पूछा जाता है, या हमारे यूनिवर्सिटी के लिए, हमारे कॉलेज के लिए जहां हम एडमिशन लेना चाहते हैं, मेरा ड्रीम कॉलेज, उसके लिए किस टाइप से हमको तैयारी करना होगा, किस टाइप का क्वेश्चन आएगा, वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। और अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आया हो, कोई टॉपिक, कोई वैसा क्वेश्चन आपको समझ में ना आए, तो प्लीज़ कमेंट में पूछ सकते हैं, मुझसे बनेगा तो मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगी। थैंक यू।